हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में समझेंगे हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। तो क्लास 8th में भी हमने एक एसिड बेस चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो क्लास 10th में हम उसकी थोड़ा सा और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, थोड़ा सा और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर में जो फर्स्ट लाइन है, देखिए क्या कहा गया इसके अंदर। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉर एंड बाइटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो हम खाना खाते हैं उनका जो टेस्ट है वो सॉर होता है और बाइटर होता है। तो सॉर किसके कारण होता है? एसिड के कारण। और टेस्ट बाइटर किसके कारण होता है? बेस के कारण, ठीक है। एसिड अगर किसी में मिला है तो उसका टेस्ट कैसा होगा? सॉर होगा। अगर किसी फूड के अंदर बेस है तो हम बोलेंगे उसका टेस्ट कैसा होगा? बाइटर। जैसे घर में मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो उसको क्या हो गया? मान लो पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। तो हम उसको रेमेडी के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? हम उसको ऐसी चीज़ सजेस्ट करेंगे जिसके अंदर क्या हो? बेस हो। तो हम उसको क्या सजेस्ट करते हैं? एक तरीके से अगर मान लो जैसे बेकिंग सोडा होता है तो उसके अंदर क्या एक तरह का बेस है। तो अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो कोई ऐसी चीज़ खाएगा जिसके अंदर बेस होगा, तो उसकी जो एसिडिटी है उसकी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो समझते हैं आगे चैप्टर को हम। देखिए रीड करते हैं और समझते चलते हैं चैप्टर को। सो इफ समवन इज इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी। तो अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम एज अ रेमेडी क्या सजेस्ट करेंगे? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी। हम क्या प्रॉपर्टी देखेंगे उसके अंदर? सो श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। तो हमें पता है कि एसिड और बेस क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं, ठीक है। तो अगर एसिड ज़्यादा है तो वहाँ पे हम बेस डालेंगे, और अगर कहीं बेस ज़्यादा है तो वहाँ पे हम एसिड डालेंगे। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बाइटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम, ठीक है। तो किसी भी सॉर या बाइटर सब्सटेंस कोई भी हमारे पास, तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है? तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि हमारे पास एक क्या होता है? लिटमस पेपर होता है। तो अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, उसके अंदर अगर ऊपर हमने कोई सब्सटेंस डाला और वो रेड लिटमस अगर हमारा ब्लू हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? वो सब्सटेंस क्या है? बेस। सब्सटेंस का नेचर क्या होगा? बेस होगा। और अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, उस पर हमने कोई सब्सटेंस डाला और वो उस लिटमस पेपर का रंग अगर रेड हो गया तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है? हमारा एसिड। क्लियर है बात आपको? देखिए ध्यान समझिएगा। You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है और वो ब्लू लिटमस का कलर चेंज करता है किसमें? रेड में। और जो बेस है, बेस आर बाइटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो लिटमस हो गया हमारा, टर्मरिक हो गया, ये हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। तो ये हमारे क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। अब आगे देखिए, तो टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर के अलावा कुछ हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं। So you can also use synthetic indicators such as methyl orange, phenolphthalein to test for acid and base.
तो हमारे पास के 2 सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बुक में बता रखा है। एक हो गया हमारा मिथाइल ऑरेंज और दूसरा हो गया हमारा फिनोल्फथलीन। क्लियर? तो ये हमारे क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर और टर्मरिक ये हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन ये क्या है, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर उन चीज़ों को बोला जाएगा जो बताएंगे, जो हमें किसी सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताएंगे कि वो सब्सटेंस हमारा एसिड है या फिर बेस है, मतलब इंडिकेट करेंगे। जो इंडिकेट करेंगे हमें, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, इंडिकेटर। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम एक बॉक्स रीड कर रहे हैं, कुछ समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। सो लिटमस सोल्यूशन इज़ अ सिंपल इज़ अ पर्पल डाई। ठीक है, लिटमस सोल्यूशन क्या हो, एक पर्पल डाई है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन। लिटमस सोल्यूशन कहाँ से प्राप्त होता है हमें, लिचन से। लिचन का एक तरह का प्लांट है जो थैलोफाइटा, जो हमारा प्लांट का किंगडम होता है। ठीक है, तो किंगडम में हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर तो थैलोफाइटा हमारे ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है, लिचन एक प्लांट है, उसी से हमें क्या प्राप्त होता है, लिटमस। तो ये एक लिटमस पेपर एक कॉमनली यूज इंडिकेटर है, जनरली इस्तेमाल होता है इसका। और वेल लिटमस सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और बेसिक, इट्स कलर इज़ पर्पल। तो अगर लिटमस पेपर ना ही तो वो एसिडिक हो, ना ही तो पर्पल, ना ही तो वो बेसिक हो, तो उसका कलर कैसा होगा, पर्पल। ठीक है, सो देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स। तो लिटमस पेपर के अलावा हमारे पास और भी यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में बता रखा है, जैसे रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया और गिरेनिया, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। तो ये भी क्या हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब हम एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.1 को देखते हैं। इस एक्टिविटी में देखिए क्या कहा गया है, हमारे को कुछ सोल्यूशन दे रखे हैं, सोल्यूशन लेने हमें लैब से, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी सॉल्यूशनों को हमें क्या करना है, इंडिकेटर की मदद से इनको चेक करना है कि ये एसिड है या फिर बेस है, और इस टेबल में हमें उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी 2.1 है। ठीक है, आगे देख समझिए, हमने नेचुरल इंडिकेटर देखा, हमने सिंथेटिक इंडिकेटर देखा। तो नेचुरल इंडिकेटर में एक लिटमस पेपर, टर्मरिक ध्यान रखना है हमें, और सिंथेटिक इंडिकेटर में हमें ध्यान रखना है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। अब इनके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसको समझिए। देखिए, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। अगर उनमें हम एसिड या बेसिक मीडियम में उसको हम डालें तो उसकी जो स्मेल होगी वो चेंज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या क्या आते हैं तो देखिए, समझिएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल है हमारे पास, जैसे वनीला, ओनियन, क्लॉव्स कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। के अलावा कुछ और भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने हैं, वनीला, ओनियन और क्लॉव, ये क्या हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हाउ डू वी एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल। तो इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.3 देख सकते हैं। देखिए, इस एक्टिविटी में क्या है, हमने क्या किया, हमने
5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। यहाँ हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, कुछ छोटे छोटे पीस थे उसके, वो हमने इसमें डाल दिए। अब जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर किसी मेटल को डालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने जिंक डाला है, तो उसमें से क्या हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो इसमें से रिलीज़ होगी। और जब हाइड्रोजन गैस को हम एक पाइप के द्वारा, से यहाँ पे एक पाइप लगा रखा है, इस पाइप के द्वारा ये हम एक दूसरे बर्तन में लेके जा रहे हैं। इसके अंदर क्या है, सोप सॉल्यूशन है। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन के अंदर लेके जाएंगे तो ये इसमें से क्या, बबल निकलेंगे। और जब बबल निकलेंगे तो बबल के पास अगर हम बर्निंग कैंडल को, जली हुई कैंडल को लेके जाएं, तो उसमें से क्या आएगा, पॉप साउंड। क्या आएगा, पॉप साउंड। तो अगर पॉप साउंड आता है तो हमें पता लगेगा कि उसमें से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी हमारा एसिड या फिर बेस, चाहे एसिड ले लो चाहे आप बेस ले लो, अगर हम उसको रिएक्ट कराते हैं किसी मेटल से, अगर हम एसिड या बेस को किसी भी मेटल से अगर रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो जो रिएक्शन होगा वो किस तरीके के होगा, ये ध्यान रखना हमें कि अगर एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं तो एक तो हमारा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज़ होगी। क्लियर है ये बात? तो देखिए इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। Thus the reaction of metal with acid can be summarized as। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कभी भी अगर कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। वो सॉल्ट किस नेचर का होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने एसिड कौन सा लिया, ठीक है। उस तरीके उसी के अकॉर्डिंग वो सॉल्ट बनेगा हमारा, और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज़ होगी। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बेस है, तो बेस का हमने रिएक्शन कराया किससे, किसी मेटल से, तो ये बन गया हमारा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस उनसे रिलीज़ हो गई। तो ये हमने देखा एसिड और बेस का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। अब देखते हैं हम कि अगर कभी भी हमारे पास अगर कोई मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर वो हमारा रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तब क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया, एक्टिविटी 2.5 के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। हमने एक लिया मेटल कार्बोनेट, जो हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और हमने एक लिया एक टेस्ट ट्यूब ए में लिया हमने मेटल कार्बोनेट, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, और टेस्ट ट्यूब बी में लिया हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमारा हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये हमारा एसिड है HCl। तो जब हम इसको एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बन रहा है हमारा, एक तो सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है, और बन रहा है हमारा वाटर, H2O वाटर बन रहा है, और क्या बन रहा है हमारा CO2 क्या हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ये एक्टिविटी है, अगर एक्टिविटी का ये फिगर देखें, फिगर 2.2, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट, इसका हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे इसमें लिया हमने। तो जब यहाँ पे जो गैस निकलेगी, अगर इस गैस को हम लाइम वाटर में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, लाइम वाटर क्या हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर उसमें हम लेके जाएं तो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा थोड़ा सा। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा मिल्की होता है तो हमें ये समझ में आएगा कि जो यहाँ से गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बात आपको? तो यहाँ पे हमें दो बात समझ में आई। एक तो अगर हम किसी भी एसिड का अगर हम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और किसी बेस का अगर हम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। बट यहाँ पे हमने देखा कि अगर किसी भी हम मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, तो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो यही चीज़ हमारा
मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ सेम सिचुएशन होगी। क्लियर? आगे समझिए। अब देखिए यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनेगा हमारा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था हमने कि एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है, अगर हम सेम क्वांटिटी में अगर हमारे पास एसिड है, ठीक है, और दोनों कंसंट्रेशन अगर सेम ले रहे हैं तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे? एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन समझिए। हमने क्या किया, हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या एक बेस है। फिर हमने लिया HCl, ये क्या हमारा एक एसिड। तो जो हमने एक बेस जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हमने रिएक्ट कराया एसिड HCl से, तो क्या बना हमारा NaCl, ये हमारा सॉल्ट हो गया, और ये हमारा H2O वाटर हो गया। तो हमें ध्यान रखना है अगर कभी भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मार्क कर लेंगे इस चीज़ को बुक के अंदर अपनी। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो इसमें देखेंगे कि कैसे कोई मेटलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि अगर बेस और एसिड को हम रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? सॉल्ट और वाटर। तो अगर हम किसी मेटलिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? सॉल्ट और वाटर। इसी तरीके से अगर हम किसी बेस को रिएक्ट करा रहे हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड से तो क्या बनेगा हमारा? सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, एरो के राइट साइड देखें तो तीनों ही केस में चीज़ क्या बन रही है? सेम। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन को देखें तो कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से निकल के आ रहा है कि जो हमारा मेटलिक ऑक्साइड है वो एक तरह का बेसिक इन नेचर है। और अगर हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि हमारा जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने इसमें देख लिया कि अगर मेटलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड है अगर उसको हम किसी एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? सॉल्ट और वाटर। तो जो हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो एक तरह का क्या है? हमारा एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप मार्क कर लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्क करिए कि ये लास्ट की लाइन मार्क करेंगे, मेटलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, और इस वाले पैराग्राफ मार्क करेंगे कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, मतलब कि सभी प्रकार के जो एसिड और जो बेस होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है। ठीक है, तो देखेंगे इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।